विकास के नाम पर सरकारों द्वारा किए जाने वाले तमाम तरह के निर्माण कार्य, फिर वो सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, स्कूल हों, अस्पताल हों, रास्ते हों, ये तमाम विकास की योजनाएं सीधे जनता से जुड़ती हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे विकास कार्य दिखाए जाते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट खड़े किए जाते हैं जिनकी आवश्यकता दरअसल महसूस नहीं की जाती। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट क्या देहरादून में बनने जा रहा है। एलिवेटेड रोड जो बनेगी रिस्पना और बिंदाल के ऊपर। दिल्ली से 160 की स्पीड में आने वाला जो हाईवे है वो खुल रहा है और उसके बाद उन्हें सीधे मसूरी भेजने का प्लान है। कहा यह जा रहा है कि शहर में जो ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है वो एलिवेटेड रोड बनने से कम होगा। क्या ऐसा है? लेकिन जो बातें अब निकल कर आ रही हैं, ये एलिवेटेड रोड दरअसल किसकी जिद पर बन रहा है और क्यों बन रहा है? क्योंकि 70% लोग जनसुनवाई में कह चुके हैं कि इसकी आवश्यकता है नहीं, इससे पर्यावरण का नुकसान होना है और इससे ट्रैफिक में भी कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि देहरादून का एक बड़ा हिस्सा इससे अछूता रह जाएगा। फिर इस एलिवेटेड रोड में चढ़ेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। एसडीसी के फाउंडर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं अनूप नौटियाल। उन्होंने इस पूरे मामले में कागजों के ढेर लगा दिए हैं। क्या मामला कानूनी रास्ते में अब बढ़ रहा है तो एलिवेटेड रोड बनना सरकार के लिए, उसकी कार्रवाई में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। क्या क्या है पूरा सच एलिवेटेड रोड का? जरा इस बातचीत को सुनिए और आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये एलिवेटेड रोड ज़रूरत से ज़्यादा जिद नज़र आ रही है। ये अलग अलग टाइम पर जो इनकी रिपोर्ट्स निकली हैं, ये बिंदाल वाली रिपोर्ट्स हैं और ये जो है ये रिस्पना की रिपोर्ट्स हैं ये, ठीक है। तो इनकी ये 4 बार ऐसी अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं। इनकी जो पहली, हम एक ही उदाहरण के तौर पर लेते हैं बिंदाल की रिपोर्ट। तो इनकी जो पहली जो बिंदाल की रिपोर्ट आई, इनकी पहली रिपोर्ट जो थी वो 2 अगस्त 2025 को है और देहरादून में ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देहरादून में बिंदाल नदी के ऊपर हरिद्वार, मतलब ये बिंदाल सेतु से शुरू होकर मैक्स अस्पताल तक आएगी। ये सड़क है, प्रस्तावित 4 लेन है। उसका सारांश यानी समरी, सामाजिक समाघात निर्धारण, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये उसकी रिपोर्ट है, ठीक है। और ये कुछ रिपोर्ट इस तरीके के साथ में है। तो ये वाली रिपोर्ट जो है ये 2 अगस्त को आती है। उसके बाद में यही एक विस्तृत रिपोर्ट 185 पन्ने की ये रिपोर्ट है। ये 185 देख रहे हैं आप, ये 185 पन्ने की रिपोर्ट है जिसका हमने पूरा इसका भी अध्ययन किया है और ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो कि देहरादून वासियों को इस जिसके बारे में जानने की आवश्यकता है कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। ये स्वयं सरकार की रिपोर्ट जो कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, जो कि जिलाधिकारी देहरादून की वेबसाइट पर 13 अगस्त 2025 को अपलोड की गई थी। ये रिपोर्ट क्या क्या कहती है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब आपने बिंदाल का सामाजिक समाघात किया, जब आपने लोगों से बात करी तो लोगों ने क्या बोला, और ये आंकड़े देखना बेहद ज़रूरी है, इनको समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि रिपोर्ट में ये पूछा गया, जब बिंदाल को लेकर के बारी आई तो 1616 परिवारों के साथ में जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई, उन्होंने जाकर 1616 परिवार जो कि प्रभावित हो रहे हैं इस बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर से प्रस्तावित, उनसे जाकर के ये पूछा कि उदाहरण के तौर पर इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को आपका क्या रुख है, आपको क्या लगता है कि इससे पर्यावरण अच्छा होगा, सामान्य होगा, खराब होगा, या कह नहीं सकते। तो 70% प्रतिभागियों का स्वयं सरकार की रिपोर्ट के आधार पर यह कहना है कि इससे जो है वो पर्यावरण खराब होगा। और ये पेज नंबर 87 पर जो इनका ये जो बिंदाल की रिपोर्ट है, पेज नंबर 87 पर आप जाकर के इसको देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ में स्वयं 70% लोगों का ये कहना है। ये जो बड़ी रिपोर्ट है 13 अगस्त 2025 की, उसके पेज नंबर 87 में आपको दिख जाएगा कि 70% लोग, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में परसेंटेज नहीं डाला, परसेंटेज की कैलकुलेशन हमने करी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ में 1616 में से 1133 लोगों का ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे पर्यावरण के लिए खराब है। तो ये पेज नंबर 87 है। और मैं हमारे जो छायाकार भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इसको दिखाएंगे कि ये पर्यावरण अच्छा, सामान्य, खराब और कह नहीं सकते। और ये जो अलग अलग स्थानों में जाकर के लोगों से बातचीत हुई, और जब इसका आप योग करेंगे
तो खराब में आप देख सकते हैं कि 1133 लोगों का ये कहना है 1616 में से कि ये हमारे पर्यावरण के लिए खराब है। तो ये 70% बनता है। 70% जिनसे आपने सर्वे किया लोगों से जाकर के, वो खुद ये कह रहे हैं कि ये खराब है। इसी तर्ज पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि चाहे वो भूमि की बात हो, अब अगर आप वायु का उदाहरण लेंगे तो वायु के मामले में 50% लोगों का ये कहना है कि ये खराब है। इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि बाकी 50% लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा है। मात्र 4% लोगों ने कहा अच्छा है, 32% लोगों ने कहा सामान्य है और 12% लोगों ने कहा कि ये हम उसके बारे में कह नहीं सकते। बात का लबोलबाब यह है कि 1616 परिवारों में से मात्र 4% का यह मानना था कि यह वायु के लिए अच्छा है और बाकी 96% का या तो उसका खराब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम नहीं कह सकते, या वो सामान्य है। इसी तरीके के साथ में इसको अगर हम इस बात को यहाँ पर अपनी बात को यहाँ पर देखें, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु और आता है कि वर्तमान स्वास्थ्य पर ये पेज नंबर 108 सकारात्मक नकारात्मक कह नहीं सकते। स्वास्थ्य को लेकर के 1616 में से 1230 लोगों का ये कहना है कि इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। मैं आज उत्तराखंड सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिन 1616 परिवारों के साथ में आपने इस कॉरिडोर को जाकर के बात करी है, जब स्वयं उन्हीं लोगों में से 76% लोगों का ये कहना है, यानी कि 100 में से 76 लोगों का कहना है कि इससे हमारे स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, तो आज सरकार के सामने एक बेहद बड़ा सवाल ये उठता है कि आप ये प्रोजेक्ट जिसके लिए आप परिकल्पना कर रहे हैं, क्या आप इन लोगों के स्वास्थ्य पर उसका दुष्परिणाम करते हुए, या अगर एक और तरीके से बोला जाए कि उनकी छातियों पर रौंदते हुए, उनके स्वास्थ्य को खराब करते हुए, क्या उसके आधार पर क्या किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट की, निश्चित तौर पर ट्रैफिक आज देहरादून शहर की, हमारे पूरे देश में एक बहुत बड़ा नासूर बन गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एलिवेटेड कॉरिडोर जो है उसका समाधान है या उसके कोई और समाधान हो सकते हैं। इसी तर्ज पर हम जब अलग अलग तरीकों से देखते हैं तो हमें पाते हैं जब पानी को लेकर के 55% लोगों का ये कहना है कि ये इसका असर नकारात्मक है और मात्र 14% का ये कहना है कि इसका जो असर है वो सकारात्मक है। 30% लोग कहते हैं हम कह नहीं सकते, यानी कि 100 में से मात्र 14 लोगों का ये कहना है कि ये अच्छा है, बाकी 86 लोगों को वो कहते हैं उनको पता नहीं है, सफाई या खराब है। तो ऐसे ही कई तरीके के साथ में इनके जो आंकड़ों को जो कि अलग अलग पन्नों पर दिए गए हैं, उससे हमने अपनी इन पत्राचार में जो सरकार को भेजे गए हैं, जिनकी हमारे पास रसीदें हैं जो वहाँ पर जमा कराई गई हैं, तो चाहे वो बिंदाल की इस तरीके के साथ में आकलन हो, रिस्पना का आकलन हो, हमारे पास इसके ऐसे तमाम आकलन पड़े हैं। तथ्यों को देख रहे हैं तो एक और बात ये निकल करके आई है कि जो जन सुनवाई की जो पूरी प्रक्रिया हुई थी, उस समय भी जो आम जनमानस था उसने ये महसूस किया था कि उसकी जो आवाज़ है या जो उसकी चिंताएं हैं या उसकी जो कंसर्न्स हैं, उसे एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और ये जो पूरी जन सुनवाई की भी जो प्रक्रिया हुई थी, ये उसका उद्देश्य एक इस तरीके के साथ में था कि लोगों के ऊपर थोपने वाली बात है। और यहाँ पर हम एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बेहद बड़ी कटिंग देख रहे हैं 8 सितंबर की, जहाँ पर साफ तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन ही ये कहती है कि रिस्पना बिंदाल की जो प्रोजेक्ट की हेयरिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो रही हैं, तो ये उसको ढंग से नहीं किया जा रहा है और लोकल्स लिखा हुआ है। और जो ऊपर का है कि जो हमारी जो कंसर्न्स हैं या जो हमारी चिंताएं हैं उसके बारे में उनको उसका जो निस्तारण है या हमें जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला है। इसी खबर के इतर में मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि इन जन सुनवाइयों में कई लोगों को जो हमारे साथी भी थे उन्हें भी बोलने से प्रतिबंधित किया गया था और कुछ जगहों पर तो एक किस्म से जो बाहुबली किस्म का जो व्यवहार होता है कि उनके साथ में एक हल्की फुल्की एक धमकी किस्म का माहौल जो है, धक्का मुक्की तक भी जो है कुछ जगहों पर हुई थी। तो ये देहरादून जैसे एक शहर के लिए जहाँ पर आज तक कम से कम एक ऐसा फिज़ा रही है कि लोग अपनी बात रख पाते हैं, लेकिन वो इन जन सुनवाइयों के माध्यम में, और ये कई जगह मीडिया में रिपोर्ट हुआ था, इस पत्र को भी इस खबर को भी जो है हमने अपने पत्राचार का हिस्सा बना करके, चाहे वो जिलाधिकारी देहरादून हो, एसडीएम हो, मुख्य सचिव हो, उन तक भी जो है प्रेषित किया है। एक और महत्वपूर्ण जो एक प्रयास जो देहरादून और मसूरी के लगभग 150 नागरिकों के माध्यम से हाल ही में किया गया, ये नवंबर माह के अंत में ये संभवतः पहली बार एक इस तरीके से देहरादून के इतिहास में एक सिटीजन पिटिशन, यानी यहाँ के जो आम बाशिंदे हैं, जो आम नागरिक हैं, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले जो चिंतनशील लोगों हैं, लगभग 150 लोगों ने
माननीय नितिन गडकरी जी को जो जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें एक पत्र भेज करके, जैसा हम देख सकते हैं कि जो देहरादून के नागरिक हैं, सिटीजन्स ऑफ देहरादून अपोज कि उसका उसका विरोध कर रहे हैं, जो रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर, और ये 28 नवंबर की चिट्ठी है। इसी चिट्ठी को भी अभी आगे बढ़ाते हुए ये 11 अन्य लोगों को भी इस चिट्ठी को हमने यहाँ पर भेजा है। तो लेकिन मैं अगर इस चिट्ठी के पहले इस चिट्ठी पर आऊँ, मैं इस चिट्ठी में जो 150 लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए, तो अलग अलग कारणों को इसमें इंगित किया गया है कि यहाँ के जो पुराने लोग हैं, यहाँ के जो 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 स्थानीय लोग हैं, कि पहली बात तो अगर हम करें कि एक जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, और ये सर्वविदित है कि देहरादून और उत्तराखंड जो है, यहाँ पे फॉल्ट लाइन्स बहुत सारी गुजरती हैं। एक लिक्विफिकेशन की जो तरलीकरण की है, उसकी चिंता को जो है यहाँ पर जाहिर किया गया है। ऐसे अलग अलग बिंदु हैं। फ्लड के डेंजर के मैनीफोल्ड होने के, उसके बढ़ने के जो इसकी संभावना है, जो ग्राउंड वाटर है उसके रिचार्ज के रुकने की एक बहुत बड़ी संभावना जो है। शहर गर्म होगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मई जून 2024 में इसी देहरादून शहर में 43 डिग्री तक का तापमान पहुंचा था। इसके अलावा जो आम नागरिकों की जो इससे रुचि रख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ये एक किस्म से जो इसकी जो DPR है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट, वो पारदर्शी तरीके से पब्लिक को कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है। तो कई लोगों की इसको भी लेकर के शिकायत है। नागरिकों की एक और बेहद बड़ी शिकायत यह है कि ये आज तक देहरादून के इतिहास में, या संभवतः उत्तराखंड के भी इतिहास में, आज तक किसी भी शहर के अंदर इतनी बड़ी कोई परियोजना नहीं बनी है। लेकिन ये अपने आप में एक बेहद गंभीर मामला है कि देहरादून शहर के लोगों की इसमें भागीदारी को शून्य रखा गया है, उनकी कतई राय नहीं ली गई है। और मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि चाहे वो प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री हों, कोई मंत्री हों, कोई विधायक हों, कोई IAS हों, ये लोग स्थायी नहीं हैं। इन लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस शहर में अगर कोई स्थायी है तो वो इस शहर का नागरिक है। इस शहर के नागरिक की आवाज़ की उतनी ही कीमत है जितनी मुख्यमंत्री की या किसी IAS अधिकारी की है। इस बात को लेकर के नागरिकों ने अपनी घोर आपत्ति और नाराज़गी दर्ज की है कि नागरिकों को अंधेरे में रखा गया है। इसके अलावा जो SIA सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो गलत तरीके के साथ में हुआ है। अलग अलग कानूनों का उल्लंघन जो है इसमें किया गया है। इसके अलावा हज़ारों, लगभग 3000 परिवारों के डिस्प्लेसमेंट की चिंताओं को भी जो है इस पत्र में इंगित किया गया है। वो जो 3000 परिवार जो रिस्पना और बिंदाल के उसमें रहते हैं, उनमें क्योंकि उनमें से कई लोग जो हैं वो वहाँ पर दशकों से रह रहे हैं, वो वहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उनका आज तक कहीं पर कोई क्लियर रेस्टोरेशन प्लान आज तक कोई भी विभाग जो है उसको प्रस्तुत नहीं कर पाया है। इन लोगों की लाइवलीहुड्स का भी सवाल है, बेसिक सर्विसेज में सफ़र होंगी। सरकार की खुद एक बेहद बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हमें ये देखने को आती है, विरोधाभास आता है। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे पास में हम इसकी कितने समय से इसका आकलन कर रहे हैं, और ये बात स्पष्ट हो चुकी है, चाहे हम देश की बात करें या दुनिया की बात करें या भारत सरकार की भी बात करें। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको प्रमुखता के साथ में उठाते हैं कि नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो भारत सरकार की पॉलिसी है, ये किसी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या किसी नौकरशाह की या किसी अधिकारी की ये नहीं है, ये भारत सरकार की पॉलिसी है जो कि बार बार इस बात को कहती है कि आपको अपने शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को विकसित करना है। ये जो कॉरिडोर हैं या ये जो हाईवे हैं, ये देश में ट्रैफिक का समाधान नहीं है, और उत्तराखंड सरकार बिल्कुल गलत रास्ते पर चल रही है इस रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर के तर्ज पर। और मैं तो इसको ये जोड़ूंगा कि घोर उल्लंघन स्वयं भारत सरकार की जो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उसका घोर उल्लंघन दिन दहाड़े जो है इस रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से हो रहा है। हमारा अपना ये भी मानना है कि इस रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर से भले ही दून वासियों को इससे क्षणिक लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन ये देहरादून शहर की समस्याओं का हल नहीं है। देहरादून के लोगों को ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर है क्या। कोई भी जो शहर होता है उस शहर में एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और शहर का एक बीच का भाग होता है। ये जो रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये दोनों के दोनों शहर के इस हिस्से से शुरू होते हैं। उदाहरण के तौर पर ये रिस्पना के अगर हम एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें तो वो रिस्पना से शुरू होता हुआ वो राजपुर रोड पर तरला नागल पर वहाँ पर समाप्त होता है। और ये जो बिंदाल वाला है ये भी इसी सड़क पर, ये जो
ISBT से लेकर रिस्पना पुल के बीच की सड़क है, ये बिंदाल जहाँ पर कारगिल में जहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है वहाँ से शुरू होते हुए ये भी मैक्स में ख़त्म हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ एक तरफा है, ये सिर्फ एक तरफा जा रहा है ये वाला एलिवेटेड कॉरिडोर। तो शहर से जो यहाँ का जो ट्रैफिक आ रहा है, जिस ट्रैफिक को भी शहर के भीतर आना है, चाहे वो उदाहरण के तौर पर दून अस्पताल हो, घंटाघर हो, या आपको सचिवालय आना है, या आपको कहीं पर भी आना है, ये कॉरिडोर आपके लिए इसकी जीरो यूज है। बल्कि मैं तो आगे बढ़ते हुए आपको ये भी उदाहरण देना चाहूँगा कि जो रिस्पना पुल और उसके आसपास भी जो रिहाइश रहती है, अगर उन्हें धर्मपुर आना है या उन्हें शहर के बीच में आना है, ये कॉरिडोर उनकी मदद शून्य करता है। क्योंकि ये बात समझने वाली है कि रिस्पना से कॉरिडोर शुरू करके जब ये नागल पर उतरता है तो बीच में सिर्फ 2 कट आते हैं, और जो पहला कट आता है वो जो सहस्त्रधारा का जो चौक है चूना भट्टी का, वो वहाँ पर आता है। अब आप खुद कल्पना करिए, एक सवाल देहरादून वासियों के लिए है कि अगर आप उस तरफ रहते हैं, आप डिफेंस कॉलोनी और तमाम वहाँ पर जो लाखों लोग रहते हैं, अगर आपको शहर के भीतर आना है तो ये तो एलिवेटेड कॉरिडोर आपका काम का ही नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये कॉरिडोर बन किसके लिए रहा है। और ऐसे करके जो रायपुर की तरफ तमाम जो लोग रहते हैं, जिनका शहर की तरफ काम पड़ता है, या शहर के इस हिस्से से जिन लोगों को इस तरफ जाना है, ये शहर के इस हिस्से से लोगों को इस तरफ आना है, तो उनका तो कहीं ये काम का ही नहीं है। और जो बीच में जो सेंटर ऑफ जो देहरादून है, अगर हम घंटाघर को देहरादून शहर का केंद्र बिंदु मानते हैं और उसके इर्द गिर्द रहने वाले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आने वाले, ये देहरादून शहर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कॉरिडोर बन किसके लिए रहा है। क्योंकि अगर 70-80% देहरादून वासियों को अगर इसका लाभ ही नहीं मिलना है, और ये सिर्फ मसूरी के नाम पर जो है इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिसको बनाने में संभवतः 7-8 साल लग जाएंगे। और आप स्वयं कल्पना करिए कि आज ये जो दून घाटी, जो एक नायाब दून घाटी है, जो देहरादून वैसे भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए एक ज़माने में जाना जाता था, लेकिन उसको चाहे वो सरकार है, समाज है, सभी ने मिलकर के उसको आज इतना बुरी तरीके के साथ में रौंदने का काम किया है। और ये अगर कॉरिडोर बनता है, मैं बड़ी शालीनता के साथ में, विनम्रता के साथ में इस शहर का और इस राज्य के हित को देखते हुए, उससे भी कहीं ज़्यादा पब्लिक के हित को देखते हुए, मैं देहरादून की पब्लिक से मैं विनम्र आग्रह करूँगा कि हम लोगों को इस पर और चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं इस बात को समझता हूँ कि आज हर व्यक्ति, चाहे वो 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा है या वो 20,000 रुपये का कोई 2 व्हीलर चला रहा है, हर व्यक्ति इस समय देहरादून से पीड़ित है। और उस व्यक्ति को ये लग रहा है कि ये रामबाण होगा, लेकिन अपने अध्ययन के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे 70-80% लोगों को इस प्रोजेक्ट से कहीं कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट का तथ्यों के आधार पर विरोध करना बेहद ज़रूरी है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये देहरादून की ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। और उस मैक्स अस्पताल से भी आपको अगर सामान्य परिस्थिति में भी आपको वहाँ से भी मसूरी पहुँचने में 45 मिनट लगता है, तो आप स्वयं कल्पना कीजिए कि जब हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पर आकर के या सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पर आकर के उतरेंगी, तो वहाँ पर जो है एक ट्रैफिक का बॉटल नेक नहीं, लेकिन ट्रैफिक की सुनामी ने है वो उसने आना है। तो इन गंभीर परिस्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए, आगे की प्लानिंग को ना देखते हुए, सरकार और उसकी जो एजेंसीज़ हैं वो इस पर पब्लिक को बिना इन्वॉल्व किए हुए आगे बढ़ रही हैं। मेरा यही कहना और यही मानना अपने तमाम अध्ययन के आधार पर यही है कि ये एक गलत प्रोजेक्ट है। स्वयं उत्तराखंड सरकार की एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान 2024 है। ये स्वयं सरकार का एक बड़ा नायाब डॉक्यूमेंट है। स्वयं सरकार के डॉक्यूमेंट ने वकालत इस बात की है कि देहरादून शहर में देश के अन्य शहरों के तर्ज पर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की आवश्यकता है। भले ही पिछले 8 साल में हमने मेट्रो, नियो मेट्रो, पॉट टैक्सी और तमाम विकल्पों के बारे में सुना होगा, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सरकार की स्वयं कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान 2024 ऐसे किसी भी एलिवेटेड कॉरिडोर का जिक्र नहीं करती है। देहरादून शहर के स्वयं मास्टर ड्राफ्ट, जो MDDA का ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 जो 2024 में आया था, उसमें भी इस एलिवेटेड कॉरिडोर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये एक समझ से परे है कि ये कहाँ से जो प्रोजेक्ट है लोगों के बीच में इसको थोप दिया गया है। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सरकार का जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान 2024 है उसको देखने की आवश्यकता है। ट्रैफिक आज एक बहुत बड़ी समस्या निश्चित तौर पर देहरादून शहर की है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य विकल्पों के माध्यम से उस स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।